नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार थम गया है। 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को नतीजे आने हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के जो अंतिम 3-4 दिन थे, कर्नाटक में जिस तरीके से दोनों तीनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, उसमें कई बार कुछ राजनीतिक दलों के नेता फॉल करना भी करते हुए भी देखे गए और चुनाव आयोग ने भी शिकंजे कसे। खास तौर से कांग्रेस पर जिस तरीके से उसने विज्ञापन दिए थे अखबारों में, कुछ रेट लिस्ट वगैरह, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर वो 40% कमीशन का आरोप तो लगा ही रहे हैं। उसको लेकर के चुनाव आयोग ने सख्ती की है, जवाब मांगा है, सबूत मांगा है। लेकिन कुछ घटनाएं और हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से दावे किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि बहुमत उसको मिल रहा है, सर्वे का बहाना लिया गया है। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी इसी तरह के दावे किए हैं, उसको बहुमत मिल रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पर नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु में 2 दिन तक रोड शो का जो कार्यक्रम रहा, उसने एक माहौल चेंज किया है। अब वो पूरे कर्नाटका में दिखाई देगा उसका असर, या बेंगलुरु, जहां आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छे परिणाम तो बेंगलुरु और आसपास नहीं रहे हैं, क्या वहां असर होगा? और सोनिया गांधी जिस तरीके से कर्नाटक पहुंची हैं, तो उसके भी अब मायने निकाले जा रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे बजरंगबली की जय बोल रहे हैं, कांग्रेस का पूरा सुर जो है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हड़कंप है? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने, आपके प्रिय अभिषेक तिवारी, जो कर्नाटक भी होकर के आए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। ये बताइए, ये सोनिया गांधी अगर चुनाव प्रचार के लिए गई तो इसके संकेत क्या हैं, इसके मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस के भीतर हड़कंप की स्थिति है? और हमें याद आ रहा है, जब भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी तो भी सोनिया गांधी कर्नाटक गई थी, और इस बार फिर गई हैं। केवल एक दिन गई हैं, लेकिन गलती कराई। वहां कर्नाटका की संप्रभुता की बात कह आई और अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको घेर लिया, ये कहते हुए कि कांग्रेस का शाही परिवार राष्ट्र विरोधी काम करने में सबसे आगे है। क्या कहेंगे अभिषेक जी? अब देखिए, डेस्परेशन तो कांग्रेस को नजर आ रहा है, लेकिन ये मल्लिका अर्जुन खड़गे को ज्यादा डेस्परेट बना रहा है। 2 कारण हैं, हम समझा रहे हैं। पहले तो समस्त कन्नड़ी ग्राम को जो है नमस्कार। कर्नाटका के जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों को आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपकी वजह से मैं 50% कन्नड़ा बोलना और गाना गाना भी और गाना सुनना भी कन्नड़ा में सीख गया। जैसे माती नल्ली हेर लारेनु मेरा फेवरेट आजकल गाना बनाया, मैं सुन रहा हूँ आजकल कई कन्नड़ा गाने। अब आता हूँ सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। डेस्परेशन इसलिए है क्योंकि वो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट है, कर्नाटका से है। अब वो स्टेट भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे हार जाते हैं तो क्या कहेंगे कि मैं अपना होम स्टेट नहीं जीता पाया। इस वजह से सोनिया को भी उतारा। लेकिन मैं आपके दर्शकों के साथ एक शेयर करना चाहता हूं, ये जरूर दर्शक देखें स्क्रीन शेयर, आप चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे इसको लगाइए। ये ओपिनियन पोल है 2018 का, ठीक है। अब इस ओपिनियन पोल को जरा हम पढ़ देते हैं।
पब्लिक टीवी ने बीजेपी को दिया 85 टू 90, आईएनसी को उस वक्त भी एज दिया गया था, सीएचएस ने भी आईएनसी को ज्यादा सीटें दी, C4 इसने मेजॉरिटी दी थी कांग्रेस को, ठीक है। इंडिया टुडे इसने भी ऑलमोस्ट कांग्रेस को मेजॉरिटी दे दी थी, वैसे असेंबली हंग, लेकिन कांग्रेस ज्यादा। बीटीवी इसने भी कांग्रेस को ज्यादा। टाइम्स नाउ वीएमआर इसने भी कांग्रेस को ज्यादा। एक और वो आया, उसने C4 ने कांग्रेस को ज्यादा दे दिया, पूरा का पूरा सरकार बनाया, ठीक है। एबीपी वाला भी दिखा दे रहा हूं ताकि लोगों को पता चले। एबीपी न्यूज, CSDS इन्होंने भी कांग्रेस को जो है वो जिताया। स्पीक मीडिया इन्होंने भी कांग्रेस को जिताया। इंडिया टीवी इन्होंने भी कांग्रेस को जिताया। न्यूज CNX इन्होंने भी कांग्रेस को आगे बताया। लेकिन रिजल्ट क्या था सर? रिजल्ट तो यह था कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, यानी 90% ओपिनियन पोल फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? मैं इस चीज को सोच रहा था, समझ रहा था कि नॉर्थ की मीडिया क्यों पोल कर्नाटक का हर बार फेल कर जाती है। 2008 में भी अगर आप देखेंगे तो सारे ओपिनियन पोल फेल हो गए थे। क्यों? इसका कारण मैं समझा सर। अगर आप नॉर्थ से कर्नाटका जाएंगे तो दो वे हैं, बेंगलोर एयरपोर्ट के थ्रू उतरेंगे या ट्रेन के से भी अगर गए तो मान लीजिए। अब बेंगलोर के आसपास की एरिया कोलार डिस्ट्रिक्ट हो गया, चिकमंगलुरु इधर हो गया, KGF भी चले जाइए वहां भी नहीं है, मतलब कोलार डिस्ट्रिक्ट में ही KGF भी आता है। इधर चले गए तो मैसूर हो गया, मंड्या हो गया, हसन हो गया, तुमकुरू हो गया। तो लगभग 60 सीट ऐसी पकड़ लेंगे जहां पे बीजेपी की स्थिति बहुत कम है। अर्बन बेंगलोर को छोड़ दे तो 57 सीट्स इधर हो गई ओल्ड मैसूर रीजन की, इसमें है ही नहीं। तो ये जाते हैं बेंगलुरु और इनका टिपिकल रूट वही होता है, तो इनको बीजेपी का हल्ला कम सुनाई पड़ता है। लेकिन अगर आप वाया मुंबई आए, मुंबई सेंट्रल, जैसे कित्तूर कर्नाटक हो गया, मुंबई कर्नाटक हो गया, सेंट्रल कर्नाटक हो गया, कोस्टल कर्नाटक, तो आपको बीजेपी का शोर सुनाई पड़ेगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस को फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी चाहिए तो 41% इनको वोट शेयर चाहिए। आज के राजनीतिक परिदृश्य में नहीं दिखता। और एक और बात, मैं आज चूंकि लेटेस्ट शो है हमारा, मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि नरेंद्र मोदी की जो रोड शो है ना सर, इसने पूरा कर्नाटक का समीकरण अपने दम पे बदल के रखा है। बेंगलोर की 28 सीट में से बीजेपी 17-18 सीट भी जीत जाए तो आश्चर्य कोई किसी को नहीं होना चाहिए। इतना चमत्कारिक प्रभाव हुआ है। मैं सुबह से कर्नाटका के ही लोगों से बात कर रहा हूं, क्यों 17-18 सीट्स बीजेपी जीत सकती है। यानी जो थोड़ा बहुत सेंटर या कर्नाटका या कित्तूर कर्नाटक से लॉस होगा वो कंपनसेट कर लेगी। कहां पे? हैदराबाद कर्नाटक में 2 सीट एक्स्ट्रा आ रही है, ओल्ड मैसूर रीजन में भी 1-2 सीट एक्स्ट्रा आ रही है, और 4 सीट इधर, 5 सीट। तो बीजेपी मेरे हिसाब से 105 के आसपास, 105 सीट्स के आसपास ऑलरेडी खड़ी है। मोमेंटम बीजेपी के साथ है। सो इफ बीजेपी गेट्स 113 सीट, 113 सीट, मैं बीच बीच में ये इंग्लिश में नंबर बोल रहा हूं ताकि कर्नाटका के जो लोग हैं वो इंग्लिश में नंबर ज्यादा इजी समझते हैं। तो 113, 113 सीट्स अगर बीजेपी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और तब आप ये मत कहिए कि अभिषेक भैया आपका पोल गलत हुआ। पोल हमारा तब भी सही है, हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चल रहे हैं क्योंकि कोई विक्ट्री नहीं दे रहा और हमारा साउथ इंडिया में पहली बार है, लेकिन हम ग्राउंड पे जाकर के काम किए। सर ने पूछा सोनिया गांधी को क्यों बुलाया गया? क्योंकि डेस्परेशन है, वो इतना डेस्परेट है कि पहले सांप का बयान आया, फिर नालायक बेटा का बयान आया, फिर तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन खड़गे के अंदर बेचैनी है, इतनी बेचैनी कि उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरी हत्या कराना चाहती है। भाई आपके जैसे एसेट को कौन मारना चाहेगा? आप लोग तो मुख्य कारण हो बीजेपी की जीत का कर्नाटक में। वो हम 13 तारीख को जब बीजेपी की जीत पे बात कर रहे होंगे इसी चैनल पे, तब हम बात करेंगे क्यों आप लोग की वजह से बीजेपी जीत रही है। अभी एक दर्शक हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को लग रहा है कि कर्नाटक में विजय हो सकती है। ऐसे में यदि गांधी परिवार प्रचार में भाग नहीं लेगा तो फिर श्रेय कैसे मिलेगा? यदि कांग्रेस विजयी नहीं होती
तो हार की जिम्मेदारी खरगे पर डाल दी जाएगी। तो आप तैयारी कर लीजिए कि कांग्रेस विजय नहीं होगी, क्योंकि लोगों को कर्नाटका का पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता। खास करके जो नॉर्थ इंडिया के पोल के ऊपर भरोसे करके बैठे हुए कि बीजेपी का प्रेजेंस नहीं है, ये गलत है। बीजेपी का प्रेजेंस है, और बीजेपी इन 2008 पे सर, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर दे रहा हूं, बीजेपी को सिर्फ 34% वोट शेयर मिले थे और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। इन 2018 बीजेपी गॉट 36% वोट, 2018 में 36% वोट था। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। कांग्रेस का हर बार वोट शेयर ज्यादा था, 2%, 2.5%, फिर भी कांग्रेस सेकंड नंबर की पार्टी है। तो आप वोट शेयर देखिए कि अगर कांग्रेस 38% वोट शेयर लेके आ रही है, तब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का वोट अक्रॉस कर्नाटका स्प्रेड है। हम जब देखिए, एक बात है, हमारी टीम पिछले 4 महीने से ऑलरेडी कर्नाटक में है। कर्नाटक की गर्मी में भी हमने अपने पोल को नहीं रोका। हमारा सैंपल साइज, हम छोटी टीम है सर, लेकिन हमारा सैंपल साइज 80,000 से ऊपर है कर्नाटक जैसे स्टेट में। कितने पैसे, हमारे 3 महीने का यूट्यूब का पूरा पैसा उसमें जा चुका है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि दर्शकों को लगे कि ये ओपिनियन पोल का खेल कितना फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। और ये बिट टूटेगा सर इस बार जब लोग देखेंगे कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, या फिर डायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि चूंकि मोमेंटम साथ में है, तो बीजेपी 113 का मैजिक फिगर भी क्रॉस कर ले। ये आज का अपडेट दे रहा हूं सर। कर्नाटक में इसका एकमात्र श्रेय मैं किसी को दूंगा तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा योगी आदित्यनाथ, अमित शाह का रैली, और इंसिडेंट्स जैसे बजरंग दल वाला हुआ, केरला फाइल्स का, केरला स्टोरी का रिलीज होना। अब केरला स्टोरी का रिलीज होना भी अपने आप में एक कहानी है सर। बंगाल में बैन हो चुका है, तमिलनाडु में बैन हो चुका है, अभी भी इलेक्शन में 2 दिन बाकी है। आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जो मोमेंटम का शिफ्ट है, ये बहुत मैटर करता है सर। ये बताइए कि ये खरगे साहब बजरंग बली की जय क्यों बोलने लगे? इसके भी कारण है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि किसने डाला मैनिफेस्टो में कि बजरंग दल को बैन किया जाए। एक बहुत बड़े कांग्रेस लीडर ने अभी कहा कुछ दिन पहले, वीरप्पा मोइली जी ने, नाम ले लेता हूं, कि ये किसने डाला, ये डीके शिव कुमार से पूछा जाए, क्योंकि कांग्रेस को नहीं डालना चाहिए था। अब डीके शिव कुमार से क्यों पूछा जाए? मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे एक बार शेयर भी किया था, लेकिन दर्शकों को शायद मैं याद ना हो, तो मैं याद दिला दूं। ऑफ कैमरा एक जगह है कर्नाटका में, केजीएफ के पास कोटिलिंगेश्वर, हम वहां गए हुए थे। बहुत बड़ा महादेव शिव जी का मंदिर है वहां पे। 10,000 से अधिक शिव जी के शिवलिंग है, इसलिए उसका नाम कोटिलिंगेश्वर है। वहां एक हार्डकोर हमें डीके शिव कुमार का भक्त मिला। तो बोला कांग्रेस फुल मेजोरिटी आएगी, तो वो नहीं चाहते कि फुल मेजोरिटी में कांग्रेस आए। वो चाहते हैं कांग्रेस जो है 80-90 सीट्स लेके आए और जेडीएस 30-35 सीट्स लेके आए। ये होगा तो सिद्धरमैया विल नॉट बी चीफ मिनिस्टर, और डीके शिव कुमार सर के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनका पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। लेकिन मैं कैमरे पे ये नहीं बोल सकता, मैं कैमरे पे तो यही बोलूंगा मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। लेकिन मैंने उनसे एक और बात पूछी कि सेंटर में आपने लास्ट टाइम किसको वोट किया था? बोला वो नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। बोला आप तो हार्डकोर कांग्रेसी हैं, आपने क्यों नरेंद्र मोदी को वोट किया 2019 में या 24 में? बोला कि देयर इज नो डाउट दैट नरेंद्र मोदी इज नेशनलिस्ट। तो आप शिफ्ट देखिए कर्नाटका के ही लोगों का माइंडसेट देखिए। अब ऐसे जगह पे जब सेंटिमेंट एनालाइजर, जहां हमारा एआई टूल है एक, जब नरेंद्र मोदी अपने हार्ड कोर वोटर से अपील करते हैं, तो 10 में से 6 नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट हो जाता है। जो नाराज हैं, ये हमने पिछले 4-5 इलेक्शन में ये देखा है। बहुत बड़ा नंबर है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी 36% के आसपास का वोट शेयर लेके आती है, 36.5 पहुंच जाती है, तो बीजेपी मेजॉरिटी जा सकती है।
ये बहुत बड़ा गजब का सभी पोल मेकर के लिए और इन सब के लिए लेसन होगा आने वाले समय में। आप बहुत बड़ी जी। बात कह रहे हैं अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बहुमत मिलने जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस का सब कुछ दांव पर लगा है कर्नाटक में? क्योंकि यहाँ भी अगर कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई, तो जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं, हम्म। उसके लिए तो बहुत गलत संदेश जाएगा इनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, हम किसी भी जब स्टेट को के पॉलिटिक्स को सर देखते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे उत्तर प्रदेश के एनालिसिस के समय भी बहुत सीखा था। तो हम सिर्फ एक पार्टी की बारे में बात करते हैं पॉजिटिव, और अगर उसके प्रति हम टिल्ट होते तो उसके अच्छी बातों को हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन सामने भी कुछ बुराइयां होती है, उसको भी देखना पड़ता है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज मामा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, तो कांग्रेस के पास कौन से कहें तुर्रम खान चेहरे हैं, कमलनाथ है और दिग्विजय सिंह है। तो हम शून्य में राजनीति का अध्ययन न करें, राजनीति को देखें दोनों पक्षों से, कि ठीक है बीजेपी के पास कोई बड़ा मास लीडर नहीं है, तो कांग्रेस को जिताने वाला कोई बड़ा लीडर भी तो नहीं है। एक जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे सिंधिया, वो भी इस वक्त बीजेपी में है। तो तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जब वोटिंग होगी तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह के नाम पे वोट पड़ेगा क्या? इसीलिए अगर कर्नाटक वो नहीं, क्योंकि कर्नाटका में कर्नाटका कांग्रेस के पास कम से कम सिद्धरमैया जैसा एक मास लीडर तो था। इन्होंने सोनिया गांधी को बुला के रैली करा दी, तो क्या सोनिया गांधी मास लीडर हैं? क्या वो वोट स्विंग करा सकती है कर्नाटका में? लेकिन नरेंद्र मोदी ने करा के दिखाया। जहां पे 4 महीने पहले बीजेपी 60-70 सीट्स के आसपास जीत रही थी, वो अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या मेजोरिटी की तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस डिक्लाइन हो रहा है। तो ये जो मोमेंटम है वो तो दिख रहा है ना, और मोमेंटम का असर सर कैडर वोटर में नहीं पड़ता, स्विंग वोटर में पड़ता है। और बीजेपी के पास, मैं हमेशा कहता हूं, अगर अब 2008 से आकलन करें, 34% का कैडर वोट है कर्नाटका में। वो कैडर वोट बीजेपी का कहीं नहीं जाता, वो एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन वरप्शन कोई मुद्दा नहीं होता, वो बीजेपी के वोटर है। 2% 3% यहां ऐड हुआ, कहानी कांग्रेस की खत्म। ये बताइए कि जब पश्चिम बंगाल के साथ केरल और असम के चुनाव हुए थे, तब लोगों ने कहा था कि केरल में तो कांग्रेस वापस आ ही जाएगी, क्योंकि हर 5 साल में वहाँ रोटी पलटने का रिवाज है। तो केरल में नहीं आई, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत बहुत लेकिन बहुत अच्छा। विधानसभा चुनाव में वापसी नहीं कर पाई। इसी तरीके से असम के बारे में भी कहा जा रहा था, असम में भी वापसी नहीं कर पाई। इसके बाद जब 2022 के शुरू में 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो पंजाब खो दिया कांग्रेस ने। मणिपुर और गोवा में भी हार गई, जहां के ये दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई, 5 साल बाद फिर से सरकार बनाई। इसके बावजूद कि बैक टू बैक वहाँ 2-3 चीफ मिनिस्टर चेंज किए थे बीजेपी ने, और तमाम तरह की चर्चाएं थी। उत्तर प्रदेश में तो खैर कोई किस्सा ही नहीं है कांग्रेस का। तो सवाल ये है कि कर्नाटक भी अगर ये नहीं जीत पाते हैं, अब से 1.5-2 महीने पहले जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, सर्वे आ रहे थे, उनमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट भी हो सकती है। कुछ ने कहा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल सकती है। और अब अगर फिर से ये फेल्यूर साबित होती है, तो ये कितना बड़ा झटका होगा इनके लिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए इसी साल कई राज्यों में चुनाव हैं, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल दूर नहीं रह गए। नहीं, 2024 तो बिल्कुल दूर नहीं है, उसकी तो प्लानिंग, प्लॉटिंग, वो प्रदर्शन, आंदोलन जीवी, वो सब सामने है, और ये सारी चीजें चलेंगी। अ, लेकिन कौन, मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ कि देखिए ठीक है, आप नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, लेकिन उनके सामने कोई चेहरा तो देंगे जो हराएगा। उसी प्रकार से किसी स्टेट को भी जीतने के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है,
मैं बड़ा कन्विंस हूं छत्तीसगढ़ को लेकर के कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आराम से बचा लेगी, क्योंकि बीजेपी ने भी कोई तोप नहीं मारा 5 साल में विपक्ष में रह के, ना कोई बड़ा लीडर क्रिएट किया, ना कोई बड़े मास मूवमेंट चलाए, ना कोई एंटी इनकम। अब देखिए जैसे क्या है कि वहां भी एक लिकर स्कैम खोला है छत्तीसगढ़ में, तो ये तो सेंटर नहीं कर रही है, तो ईडी कर रहा है, तो इसके फायदे बाद में पॉलिटिकली आप भुना लो, लेकिन मूलतः जो है वो बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी में छत्तीसगढ़ में 2 दिन के लिए हमारी टीम ऐसे रैंडम गई थी, अ, कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं नजर आया। एमपी में है, लेकिन वही बात है कि सामने भी एमपी में उस एंटी इनकम्बेंसी को भुना सके वो कोई ऐसा नहीं है। तीसरी बात, राजस्थान में सरकार के प्रति, राजस्थान सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, यानी बीजेपी के फेवर में बात है। तो बड़ा टफ टाइम है कांग्रेस के लिए। कर्नाटक अगर हारती है तो आप ये मानिए कि 2024 की लड़ाई के लिए वो किसी के साथ फोर्थ फ्रंट बनाने को भी कांग्रेस तैयार हो जाएगी, और कांग्रेस को यह भी एहसास हो जाएगा कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा की थी, कर्नाटक में इतना दौड़े थे, उनके सस्पेंशन का भी जो सेंटिमेंट वाला है वो फायदा नहीं मिला। जो एक माहौल दिखाई दे रहा था कर्नाटक में 1.5-2 महीने पहले तक भी, 3 महीने पहले तक भी, वो अचानक कांग्रेस क्यों धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है? वो मोमेंटम खत्म होने की वजह क्या मानते हैं अभिषेक जी? आई थिंक देखिए बीजेपी का जो काम करने का तरीका है सर, वो कुछ लेयर्स में है। पहले बीजेपी 40% करप्शन के नाम पे घिरी हुई थी, बीजेपी ने अमूल और नंदिनी का विवाद छेड़ा, कांग्रेस इमीडिएटली उस मुद्दे को जो 1 साल से बात कर रही थी कि इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे, उसको जंप करके छोड़ के चली गई बीजेपी के फैलाए हुए जाल में, और नंदिनी और अमूल विवाद में कूद गई। लेकिन 4 दिन बाद वो मुद्दा खुद कांग्रेस ने अपनी गलतियों की वजह से गवा दिया, क्योंकि कांग्रेस जहरीला सांप बोल गई, नालायक बेटा बोल गई, या फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, या इन सब के इतर भी अगर देखें तो कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ब्लंडर्स हैं, जैसे पीएफआई के साथ खड़े होने की बात हो गई थी, उसको समर्थन करने की बात थी, उसके अलावा एसडीपीएफआई का समर्थन लेना, चुप चुप के तो जो ये सब डील चल रही थी वो भी आ रहा था, तो ये चीजें लगातार जो है कांग्रेस को बैकफुट पे लेके जा रही थी, और इसी वजह से वो बीजेपी के ट्रैप में फंस गई और कोर मुद्दे से भटक के आज आप देखिए 40% कमीशन पे तो बात ही नहीं है पूरा इलेक्शन। पिछले 7 दिन से कांग्रेस स्वयं को डिफेंड कर रही है और बीजेपी अटैकिंग मूवमेंट में। तीसरा बात, मनी पावर। बीजेपी एक रिच पार्टी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और कांग्रेस किस हद तक फाइट करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने स्टार्ट एग्रेसिव किया, लेकिन जब चुनाव क्लोज पहुंचा तो धीरे 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 जो है कांग्रेस वो स्थिर पड़ती गई, ये मतलब टायर्ड होती गई, दर्शकों के लिए कन्नड़, दर्शकों के लिए इंग्लिश में, तो वो टायर्ड होते गई। तो ये तमाम चीजें जो है ये सब परेशान कर रही थी, और फाइनली जो है समाप्त हो गया। सही बात आप कह रहे हैं। ये कर्नाटका में जो भी परिणाम आएगा उसका कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर क्या असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? फिर कोई ठीक फर्क रहा नहीं जो पड़ता। फिर ठीक रहा सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, और अब तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उनके सिर पर फोड़ दिया जाएगा। देखिए समस्या कहाँ है, 2014 से लेकर के आज तक आत्मचिंतन ही चल रहा है, लेकिन उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन थोड़ी ना है। अगर आप एंटी मुस्लिम छवि के पार्टी बन गए हैं तो आपने कौन सा ऐसा काम किया कि उसको तोड़ा जा सके उस छवि को? यह आत्मचिंतन का बहाना चलता रहता है, बीच बीच में मंदिर जाते हैं जनेऊधारी पंडित लोग, लेकिन घूम फिर के वापस काम वही पीएफआई और बजरंग दल का कंपैरिजन कर देंगे, तरह तरह की बातें हिंदुओं के प्रति। आप देखिए इनका जो असल सोशल मीडिया हैंडलर है वो कितनी घृणित बातें करते हैं, शिवलिंग को लेकर के कितना अपमानित किया था जब पूरा काशी विश्वनाथ चल रहा था, तो इनको पब्लिक जान गई है। अब इस मिथ को तोड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिंदुत्व वाला काम करना होगा, तभी जाकर के कांग्रेस का कुछ हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कांग्रेस का भला अभी कम से कम नियर 5 साल फ्यूचर में मुझे कांग्रेस का नजर नहीं आता।
और ये जो राहुल गांधी आजकल कभी डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी बस में ड्राइवर से हाथ मिला करके फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन में लड़कों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे क्या नीति, रणनीति, कुटिल नीति है? अब देखिए, कोई रणनीति नहीं है। मेरा एक ग्राउंड रिपोर्ट था जो जयपुर डायलॉग्स और अभिषेक तिवारी दोनों चैनल पे चला है। एक 70 साल के बूढ़े आदमी ने कहा कि राहुल गांधी नीड्स टू गेट मैच्योर। अब सर, आप 52 ईयर ओल्ड होने के बाद भी अगर मैच्योर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी दाढ़ी बढ़ा लेने से या फिर पैदल यात्रा से नहीं होती, आपके संवादों से होती है। आप पिछले 2 साल से सावरकर जी को गाली दे रहे हैं। ये मैच्योर पॉलिटिशियन कर सकता है क्या? नहीं करेगा। आप 17 बार स्वयं जीवन काल में माफी मांग चुके हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी थोड़ी ना मांगूंगा, मैं सावरकर थोड़ी ना हूं। आपकी दादी सावरकर जी का डाक टिकट जारी करती है, उनकी अतुलनीय योगदान को याद करती हैं, और आप सावरकर जी को गाली दे रहे हैं। क्या ये मैच्योर पॉलिटिशियन के साइंस है? तो राहुल गांधी जो करते हैं, आप इस उम्र में हम लोग सब एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, क्योंकि अब कार्टून चैनल्स वगैरह मैं नहीं देखता, क्योंकि आजकल राजनीति में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट और एंटरटेनिंग लगता है, क्योंकि अब आजकल विश्लेषक भी हो गया हूं और विश्लेषण करने में अच्छा लगता है इन लोगों को नंगा करने में। तो अब अभी आप देखिए, एक निकली है जो ये द केरला स्टोरी, इसको देखिए किस स्तर पे जाकर के कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। ये शशि थरूर स्वयं गया था उन लड़कियों को लाने अफगानिस्तान में। अब नंबर सिस्टम पे गेम खेला जा रहा है। अरे वो 32,000 नहीं है, ये तो प्रोपोगेंडा है। 4 थी, क्या फर्क पड़ता है? किस इंटेंशन के साथ उनका हुआ था मास लेवल पे कन्वर्जन, ये देखिए ना, कैसे प्लॉट किए गए थे, क्या क्या हुआ था। बंगाल में बंद कर दिया गया, और जितने इनके मुख्य समाचार पत्र हैं वो सब प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। तो पता चलता है आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में कि आप वास्तव में कहां खड़े हैं। बाकी सब कहने की बातें हैं, एंजॉय करते रहिए, आप ही, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। बाकी 13 तारीख को मुझे लगता है कि हम बीजेपी की जीत पे चर्चा कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच, इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम।